मूवी की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर रानन को देखते हैं जो कि बहुत टाइम बाद यूएस से वापस चाइना आई होती है। और तो यहाँ पर वो अपनी बेस्टी मिनी के घर पर आई थी, जहाँ पर मिनी का भाई हान उसके लिए अम्ब्रेला खोलता है ताकि हमारी रानन को धूप ना लग जाए। फिर बाद में यहाँ पर रानन उसे देखकर सोचने लगती है कि इस पूरे घर में सिर्फ हान ही है जो कि मेरे एज का है, तो हो सकता है ग्रैंडपा ने मेरी एंगेजमेंट और शादी इसके साथ में फिक्स की हो। फिर बाद में वो लोग घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर रानन मिनी को एक पैकेज देती है जिसके अंदर हर्बल मेडिसिन होते हैं। पर यहाँ पर हमें पता चलता है कि रानन की फैमिली हर्बल मेडिसिन में टॉप 1 पर आती है। हान यहाँ पर मिनी से पूछने लगता है कि इतने टाइम बाद चाइना में वापस आई है तो हमारे कुछ प्लान्स भी है या फिर नहीं। फिर यहाँ पर रानन और मिनी अपने प्लान्स को बताने लगते हैं, जहाँ पर अचानक से रानन को कुछ याद आने लगता है, लेकिन यहाँ पर उसे साफ साफ कुछ नज़र नहीं आता और दूसरा यहाँ पर उसे चक्कर भी आने लगता है। पर तुरंत ही यहाँ पर आकर ली उसे संभाल लेता है। ली कोई और नहीं बल्कि उनका दूर का बड़ा भाई ही होता है। फिर बाद में यहाँ पर मिनी ली से रानन को इंट्रोड्यूस करवाती है। ली यहाँ पर उन्हें उसे गेस्ट रूम बताने के लिए कहता है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग बेडरूम में होते हैं। मिनी यहाँ पर रानन को बोलने लगती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। फिर यहाँ पर मिनी रानन को वार्निंग देने लगती है कि देखो, घर में तुम किसी से भी टकरा जाना, लेकिन गलती से भी ली से टकराना मत और उसके नज़र में भी मत आना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी पर्सन है। दूसरा यहाँ पर हान काम कर रहा होता है, जहाँ पर ऊपर से रानन उसे देख रही होती है और मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि फाइनली अब मेरा लाइफ पार्टनर इतना अच्छा होने वाला है, तो फिर मैं ऐसे फैमिली वाली लाइफ को इमेजिन कर भी नहीं सकती हूँ। इतने में यहाँ पर मिनी आ जाती है जो कि रानन को अच्छे से देख रही होती है कि किस तरीके से वो उसके भाई को निहार रही थी। एंड यहाँ पर मिनी बाद में रानन को चिढ़ाने लगती है और पूछती कि आखिर तुम्हें हान में ऐसा क्या अच्छा लगा। फिर रानन उसे बताने लगती है। मिनी कहते कि ठीक है, तुम उसे देखते ही जाओ, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। यहाँ पर तो हान भी रानन को देख लेता है कि किस तरीके से वो कब से ऊपर ही खड़ी है। दूसरों यहाँ पर आधी रात हो गई होती है। फिर रानन यहाँ पर फ्लावर लेकर उसके पेटल्स को तोड़ने लगती है और उसमें बोलती रहती है कि मेरी शादी साथ होगी या फिर नहीं होगी। इतने में पीछे से यहाँ पर ली आता है जो कि फ्रिज ओपन करता है और रानन उसे देखती रह जाती है। फिर हमें बचपन का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची बहुत रो रही थी एंड वहाँ पर ली आकर उसे एप्पल देकर जाता है। सेम इस बार ऐसा ही होता है। रानन यहाँ पर होती है एंड ली उसे एप्पल ऑफर करता है। रानन यहाँ पर मन में बोलने लगती है कि जब भी मैं यहाँ पर ली को देखती हूँ, न जाने क्यों मेरा हार्ट बीट बहुत ज़्यादा ही फास्ट हो जाता है। लगता है मैं इसे कुछ ज़्यादा ही डरने लगी हूँ, लेकिन ये इतना भी स्कैरी पर्सन नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर मिनी कॉल पर होती है और उसे एक बहुत दुख खबरें मिलती है कि उससे ग्रैंडपा का कार में एक्सीडेंट हो चुका है। तो फिर यहाँ पर रानन को भी वो बताती है एंड वो लोग चले जाते हैं ग्रैंडपा से मिलने के लिए। एंड यहाँ पर रानन ग्रैंडपा से मिल लेती है। ग्रैंडपा रानन को बोलने लगते हैं कि एक छोटू सा एक्सीडेंट था, तुम इस छोटू से एक्सीडेंट के लिए इतना ज़्यादा दुखी हो रही थी कि जैसे मैं जिंदा में रहा ही नहीं हूँ। रानन बोलते कि ग्रैंडपा आप ऐसी बात मत किया करिए। फिर ग्रैंडपा यहाँ पर होने वाले उसके फियांसे के बारे में बताने लगते हैं। रानन मन में सोचने लगती है एंड यहाँ पर रानन को डाउट जाने लगता है कि हान और वो एक दूसरे को बहुत पहले से नहीं जानते, तो इतनी जल्दबाजी में शादी करना ठीक भी होगा या फिर नहीं। साथ साथ यहाँ पर उसका कजिन ब्रदर भी होता है जो कहने लगता है कि अच्छा हुआ तुम्हारी शादी हो रही है, अब तुम घर से चली जाओगी तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर यहाँ पर असिस्टेंट आता है जो कि उसकी फैमिली के आने का खबर उन्हें दे देता है एंड वो लोग यहाँ पर उसकी फैमिली से मिलने के लिए चले जाते हैं। उसका कजिन ब्रदर जी उसे पूछने लगता है कि तुम पक्का शादी करने के लिए रेडी तो हो ना। मन में यहाँ पर आनंद वापस से सोचने लगती है कि वो और मैं एक दूसरे को जानते ही नहीं है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद ब खुद इस एंगेजमेंट को कैंसिल कर दे। तो जी उसे बोलने लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैरिज का जो प्रपोजल है वो उसने सामने से रखा था। ये सुनते ही रानन वापस एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग लिविंग रूम में जाते हैं, जहाँ पर हम मिनी के मॉम डैड को देखते हैं। मिनी यहाँ पर रानन को इशारे करती है, जहाँ पर कई सारे ज्वेलरीज, ब्रेसलेट और बहुत कीमती जेमस्टोन्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ रानन के लाए होते हैं। लेकिन रानन यहाँ पर सोचने लगती है कि हान मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, इसके बदले ली यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर बाद में यहाँ पर सभी लोग ली की ओर देखते रहते हैं कि अभी कुछ ली बोलेगा।
एंड इतना साइलेंस हो जाता है कि ली को बोलना ही पड़ता है। ली यहाँ पर बोलने लगता है कि इन सब ज्वेलरी और चीज़ों के अलावा भी हमारे कंपनी के आधे शेयर्स तुम्हारे नाम पर हो जाएंगे। फिर बाद में यहाँ पर अंकल आंटी बोलने लगते हैं कि बैक यार्ड में जाकर तुम लोग बातें कर सकते हो। रैनन वापस से सोचने लगती है कि मेरी शादी हान से होने वाली है तो फिर मैं इससे क्यों बात करूँ। हो सकता है कि सभी इसे हेड ऑफ द फैमिली मानते हो और ये मुझे अप्रूव करने आया हो यहाँ पर। तो फिर वो लोग चले जाते हैं बैक यार्ड में बात करने के लिए। रैनन यहाँ पर ली से पूछने लगती है कि आखिर हान नहीं आया। तो फिर वो बोलने लगता है कि हान क्यों आएगा। रैनन पूछते कि नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जिससे शादी करनी होती है वही प्रपोजल लेकर आता है। तो फिर ली बोलता कि ऐसा कुछ नहीं है। रैनन कहते कि ठीक है तो फिर तुम उसके बदले मेरे लिए प्रपोजल लेकर आए हो। ली कहता कि मैं उसके बदले प्रपोजल लेने नहीं आया हूँ, जिसने प्रपोजल किया है वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। एंड यहाँ पर रैनन ये चीज़ सुनकर शॉक हो जाती है। एंड यहाँ पर फिर बाद में हम सीधा शादी का सीन देखते हैं जो कि रैनन और ली की होती है। यहाँ पर वो लोग बहुत ब्यूटीफुल लग रहे होते हैं। साथ साथ यहाँ पर वो लोग शादी के बाद में अपना फोटोशूट भी करवाते हैं। इसके बाद में वो टाइम आ जाता है जहाँ पर रैनन अपना घर छोड़कर ली के घर पर रहने के लिए आ जाती है। एंड यहाँ पर रात हो गई होती है। रैनन ली से कहते कि मेरा शावर लेकर हो चुका है, अब तुम अंदर जा सकते हो। तो फिर ली अंदर शावर लेने के लिए चला जाता है। एंड तभी रैनन की ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है जहाँ पर वो सोचने लगती है कि मैं उससे बात करूँ या फिर चुपचाप बैठी रहूँ। लेकिन अगर बात करूँगी तो कौन सी बात करूँगी। एंड यहाँ पर वो सोचते सोचते ही सोचती है कि चलो इससे अच्छा है कि मैं सो जाती हूँ। एंड यहाँ पर वो सो जाती है तब जाके ली वहाँ पर आता है एंड लाइट बंद कर वो भी सोने लगता है। यहाँ पर वो रैनन को हक तो करना चाहता है लेकिन वो अपना हाथ वापस से पीछे हटा देता है और अकेले ही सो जाता है। इसके बाद में सुबह हो जाती है जहाँ पर रैनन सोचती है कि मैं कहाँ पर हूँ। फिर यहाँ पर वो अपने वेडिंग रिंग को देखती है। तब जाकर रैनन को आज याद आता है कि उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन वो सोचने लगती कि हम दोनों तो साथ में सोए थे, तो फिर ली कहाँ पर चला गया। फिर यहाँ पर फटाक से रेडी होकर जाती है तो फिर ली यहाँ पर गार्डन में पानी दे रहा होता है पौधों को। वो उससे कहने लगती है कि मैंने ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर दिया है। ली उसे बोलता है कि तुम इतना डर डर कर क्यों बात करती हो। और हाँ, हम वापस से हमारे पुराने वाले घर पर जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद। इसके बाद में वो लोग यहाँ पर अपने पुराने वाले विला पर आ जाते हैं। और यहाँ पर रैनन और मिनी दोनों ऊपर से नीचे देख रहे होते हैं जहाँ पर उनकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और ली बैठे हुए होते हैं। रैनन यहाँ पर मिनी से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ क्या आज रात में तुम्हारे साथ सो सकती हो। मिनी यहाँ पर उसे साफ साफ मना कर देती है और कहते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई है, वो भी मिस्टर ली के साथ, तो जाओ उसके साथ सो, मेरे यहाँ पर जगह नहीं है। रैनन से बोलते कि प्लीज़, लेकिन मिनी यहाँ पर उसकी बात मानती नहीं। रैनन कहते कि ठीक है, अगर तुम मुझे तुम्हारे साथ आज रात को सोने दोगी तो फिर मैं तुम्हें एक बहुत अच्छे से राइड पर लेकर जाऊँगी। एंड यहाँ पर मिनी बात मान जाती है और वो दोनों नीचे बात करने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर मिनी अंकल आंटी को बोलने लगती है कि क्या आज रात मैं रैनन के साथ सो सकती हूँ। एंड यहाँ पर लियो से परमिशन दे देता है। इसके बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं जहाँ पर अंकल आंटी ली से बोलने लगते हैं कि क्या तुमने उसे इतना डरा दिया कि वो तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहती। तुम्हें पता है ना, इस दिन का इंतज़ार हम कई सालों से कर रहे थे। तुम उसे प्लीज़ डराया मत करो। और ऐसे भी अभी भी वो अपने टीनेज टाइम में है जहाँ पर ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत न्यू है। तो फिर आराम आराम से चीज़ों को लेकर जाओ, कोई जल्दबाजी मत करो। इसके बाद में यहाँ पर मिनी अपने अब्रॉड के फ्रेंड से बात कर रही होती है जहाँ पर उसके अब्रॉड की फ्रेंड उसकी शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है और वो उसके हस्बैंड के बारे में पूछने लगती है। तो फिर मिनी बताने लगती है एंड यहाँ पर उसका हस्बैंड ली ब्रेकफास्ट के लिए बैठा होता है तो वो कॉल कर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाती है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हेजिटेशन में लंच करने लगती है। एंड यहाँ पर ली तो उसे देखे ही जा रहा था कि वो दर्द से मारे कितना फटाफट खाए जा रही थी। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है। ली रैनन से पूछने लगता है कि इतनी रात हो गई तुम सोई नहीं। रैनन यहाँ पर बहाने मारते हुए बोलने लगती है वो बस मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रही थी। फिर वो लोग सोने के लिए जाते हैं जहाँ पर रैनन कहती है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं दूसरे वाले कमरे में जाकर सो जाऊँ। ली पूछने लगता है कि ऐसा क्यों। रैनन कहती है कि एक्चुअली मुझे किसी के साथ बेड शेयर करने की आदत नहीं है। एंड ली उसे हाँ बोल देता है। रैनन मन ही मन सोचने लगती है कि क्या पता ही मुझसे गुस्सा हो गया हो। फिर यहाँ पर ली को बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे थोड़े दिन और लगेंगे तुम्हारे साथ एडजस्ट करने के लिए। फिर यहाँ पर ली उसे कुछ नहीं कहता और वो खाली उसे हेड नॉट करके जाने के लिए बोलता है। तो फिर रैनन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो ऑफिस पे होती है जहाँ पर देर रात हो जाती है।
तो बॉस यहाँ कर आकर उसे बोलने लगती है कि तुम कहाँ रहती हो, एंड वो अपना एड्रेस बताती है। बॉस उसे बोलने लगते कि अभी के अभी ऑफिस से चली जाओ क्योंकि तुम्हें वहाँ पर पहुँचने में 1 घंटे लग जाएंगे और इतनी ज़्यादा रात हो रही है तो फिर ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। फिर यहाँ से वो चली जाती है जहाँ पर रनन को आता है कि उसके कज़न ने उसके लिए एक अपार्टमेंट गिफ्ट किया है उसके मैरिज के नाम पर। तो फिर वो सोचने लगती है कि अपार्टमेंट तो बहुत करीबी है, एंड यहाँ पर वो ली को टेक्स्ट कर देती है कि आज मैंने ओवरनाइट वर्क किया है तो फिर मैं जाकर मेरे अपार्टमेंट में ही रहूँगी कुछ टाइम के लिए। एंड यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है। दूसरे यहाँ पर वो स्कूटी चलाकर जा रही थी जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने उसे पकड़ लिया क्योंकि उसके पास हेलमेट नहीं होता। ट्रैफिक पुलिस उसे बोलने लगती है कि लगता है तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है और तुम अभी तक एडल्ट नहीं बनी हो। तो फिर आनंद यहाँ पर पुलिस ऑफिसर से माफ़ी मांगने लगती है। तो ऑफिसर कहते हैं कि ठीक है वहाँ पर जाओ और हेलमेट लो और हेलमेट पहनने के बाद ही वहाँ से चली जाना। फिर यहाँ पर वो हेलमेट पहनती है और वहाँ से वापस ऑफिस आ जाती है जहाँ पर ऑफिस में उसे बार बार लीन का ही ख्याल आ रहा था। दूसरा यहाँ पर ली होता है जो कि अपने घर पर था, एंड मेड यहाँ पर उसे कहने लगती है कि मैडम तो बहुत टाइम से घर पर नहीं आई है एंड शायद से उन्होंने तो आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था। दूसरा यहाँ पर उनकी मैडम यानी कि रनन भाग भाग कर वापस घर पर आ जाती है क्योंकि वो कुछ सामान भूल गई होती है। एंड मेड यहाँ पर उसे देख लेती है तो उसे रोकने लगती है। तो रनन बोलती है कि मेरे पास रुकने का ज़रा सा भी वक्त नहीं है, मैं यहाँ पर बस अपने बुक्स वापस लेने के लाई हूँ। यहाँ पर मेड उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन रनन यहाँ से भाग जाती है। एंड स्टाफ यहाँ पर सोचने लगती है कि रनन कितने सही वक्त पर आई है जहाँ पर मास्टर घर पे नहीं हो। जब रनन आती है तब मास्टर नहीं होते और जब मास्टर आते हैं तब रनन नहीं होते। आखिर इन्हें पता कैसे चलता कि घर पे कोई है भी या फिर नहीं। इतने में यहाँ पर उसकी मास्टर ली आ जाती है। इसके बाद यहाँ पर मेड ली को बताने लगती है कि मैडम आई थी लेकिन वो बुक्स लेकर फटाक से वहाँ से चली गई। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की बट उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने यंग मैडम को अपने घर पर बुलाया हुआ है। तो फिर यहाँ से ली फटाक से चला जाता है। दूसरा यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ और टर्मिनी को देखते हैं जहाँ पर उसकी मदर इन लॉ ने उसके लिए ढेर सारे फ्लावर्स लाए होते हैं। फिर यहाँ पर मिनी को बोलने लगती है कि चलो मैं तुम्हें मेरी ट्राई साइकिल का एक राइड देती हूँ जहाँ पर वो 3 व्हील्स वाली साइकिल होती है। एंड यहाँ पर रनन उसे राइड दे रही होती है एंड मिनी को बड़ा मजा आ रहा होता है। एंड यहाँ पर वो ट्राई साइकिल को चलाते चलाते गेट के बाहर निकल जाती है जहाँ सामने से ली की लग्जरियस कार आती है एंड उसमें से ली बाहर निकलता है जहाँ पर रनन घबराने लगती है। फिर बाद में यहाँ पर ली अपने असिस्टेंट को वो साइकिल को वापस विला पे रखने के लिए कहता है एंड उन दोनों को गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है। फिर बाद में वो लोग यहाँ पर घर पर आ जाते हैं जहाँ पर ली यहाँ पर रनन की क्लास लेने लगता है। ली रनन से पूछने लगता है कि आखिर तुम घर पर क्यों नहीं आना चाहती हो। रनन बोलती कि ऐसा कोई रीज़न नहीं है, वो बस मेरा जो कंपनी है वो यहाँ से 1 घंटा दूर है तो रोज़ इतना ट्रैवल करना मेरे लिए बहुत थकावट का चीज़ है। तो फिर वो पूछने लगता है कि ठीक है तुम वीकेंड्स पर तो काम नहीं करती हो ना, तब तुम क्या करती हो। वो बोलने लगते कि मैं लास्ट टाइम अपने कलीग्स के साथ शॉपिंग पर गई थी। ली पूछता है कि उसके पहले कहाँ गई थी एंड रनन यहाँ पर समझ जाती है कि अब तो वो फंस चुकी है। तो वो उसे बहाने मारने लगती है कि ऐसी बात नहीं है, वो बस काम थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ली उसे बोलने लगता है कि ठीक है मुझे ज़रा ये बताना कि मैरिज का मीनिंग क्या होता है। एंड रनन यहाँ पर उसे कुछ जवाब नहीं दे पाती। ली यहाँ पर रनन के करीब जाता है और उसे बोलने लगता है कि देखो मुझे भी पता है ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए नई नई है और मैं तुम पर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं बनाना चाहता, लेकिन तुम इन चीज़ों को जितना अवॉइड करोगी उतना तुम्हारे लिए स्ट्रेसफुल होता जाएगा। इतने में यहाँ पर स्टाफ आ जाती है जो कि उन्हें लंच के बारे में बताने लगती है एंड रनन यहाँ पर लंच के बहाने उस रूम से बाहर निकल जाती है। फिर यहाँ पर वो चैन की सांस लेती है और सोचने लगती है कि लगता है अब तो मुझे घर से बाहर आना ही पड़ेगा एंड साथ में रहना होगा। ठीक है इसमें क्या हुआ, ऐसे बिल्ली मेरे साथ रहने के लिए रेडी है। इसके बाद में यहाँ पर शाम हो जाती है जहाँ पर रनन ली से बोलने लगती है कि आज मेरी बेस्टी वापस से अब्रॉड से आई हुई है तो मैं उसके साथ डिनर पर जा रही हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं घर टाइम से आ जाऊँगी। ली उसे बोलना था कि ठीक है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। तो रनन बोलती कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ब खुद चली जाऊँगी। एंड यहाँ से वो भागकर चली जाती है जहाँ पर ली उसे पीछे से देखता है एंड हमें वापस से पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बच्ची होती है जो सेम तरीके से भाग रही थी एंड हमें पता चलता है कि वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि रनन ही होती है। एंड यहाँ पर फर्स्ट टाइम हम ली के फेस पर एक स्माइल को देखते हैं।
इसके बाद में यहाँ पर वो उस होटल के एरिया में पहुँच जाती है और अपनी फ्रेंड डेजी को कॉल लगा देती है और बोलते कि तुम वापस से भूल तो नहीं गई ना कि आज हम मिलने वाले हैं। डेजी कहती है कि मैं यहीं पर हूँ और मैं यहाँ पर एक हैंडसम लड़की को देख रही हूँ। फिर यहाँ पर रैनन उसे जोड़ लेती है और डेजी उसे बताने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है मैंने फ़िलहाल कितने हैंडसम लड़की को देखा है। रैनन बोलते कि जब देखो तब तुम आए दिन किसी न किसी नए लड़की के प्यार में पड़ती ही रहती हो। डेजी कहती कि नहीं, इस बार ये पक्का वाला प्यार है और ये लड़का कोई मामूली लड़का नहीं है। तुम उसे देखोगी तो तुम भी उसकी चार्म और ऑरा में घुल मिल जाओगी। फिर यहाँ पर डेजी उसे उस लड़की को बताने लगती है, जहाँ पर रैनन उस लड़की को देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि कोई वो और नहीं बल्कि ली ही होता है। फिर यहाँ पर डेजी बोले ही जा रही थी कि देखना मैं जाती हूँ वहाँ पर उसे बात करने के लिए और बात करने के बहाने मैं उससे उसका नंबर ले लूँगी। फिर उसके बाद मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाऊँगी। रैनन यहाँ पर कुछ बोलना चाहती लेकिन डेजी उसे बोलने नहीं देती है और डेजी कंटिन्यूस बोले ही जा रही थी। फिर रैनन यहाँ पर उसे लेकर जाने लगती है तो डेजी बोलती कि नहीं रुको, हम पहले वहाँ पर जाकर उसका नंबर लेते हैं। रैनन कहते हैं मेरे पास उसका नंबर ऑलरेडी है एंड डेजी यहाँ पर शॉक हो जाती है कि उसका नंबर तुम्हारे पास क्या कर रहा है। दूसरा यहाँ पर ली रैनन को देख लेता है तो फिर वो उसकी तरफ आने लगता है एंड यहाँ पर उसके फ्रेंड डेजी को लग रहा था कि वो उसकी ओर आ रहा है तो फिर यहाँ पर डेजी अपने अच्छा सा मेकअप वेकअप सब कुछ करने लगती है। ली यहाँ पर बोलने लगता है कि तो कोइंसिडेंस हो गया। यहाँ पर डेजी मन में सोच रही होती है कि कितना फ्लर्टी वाला लाइन बोल रहा है। ली उसे बोलने लगी क्या हम मिलकर डिनर कर सकते हैं और यहाँ पर डेजी हाँ बोलने लगती है लेकिन ली यहाँ पर हाथ देता है रैनन को, जहाँ पर रैनन बोलते कि ये मेरे हस्बैंड है। तब जाकर डेजी को बहुत बड़ा शौक लगता है और उसे बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है। इसके बाद में वो लोग डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर हम जाओ को भी देखते हैं। जाओ यहाँ पर लिली को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाता है, साथ साथ यहाँ पर वो रैनन को भी हैंडशेक करने जा रहा था लेकिन ली उसका हाथ पकड़कर खुद ही हैंडशेक कर लेता है एंड वो लोग डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो एक नए वाइन के बारे में बताने लगता है लेकिन ली यहाँ पर रैनन के लिए एक नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक को मंगवाता है एंड डेजी यहाँ पर उसकी जेंटलनेस को तो देख ही जा रही थी। दूसरा रैनन ली को देख रही थी। ली उसे बोलने लगता कि क्या तुम्हें ड्रिंक को ट्राई करना है। रैनन कहते कि हाँ बस थोड़ा सा एंड ली उसे कहते कि ठीक है लेकिन बस एक सिप भी माना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रिंक है। फिर जैसे वो पीने जाती है यहाँ पर डेजी बीच में बोलने लगती है कि मुझे वॉशरूम जाना है तो क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो एंड वो उसे बाहर लेकर आ जाती है। डेजी रैनन को बोलने लगती है जब मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हारे हस्बैंड को देखा था, मेरा मतलब है कि ली को देखा था, तब मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारा हस्बैंड है। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे उस नज़र से बिल्कुल नहीं देखती। यहाँ पर रैनन से बोलने लगती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे अगेंस्ट कोई ग्रजेस होल्ड नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है तुमसे ये मिस्टेक हो गई है और ये मिस्टेक भी नहीं बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। फिर बाद में डेजी से बोलने लगती है कि मुझे दिखने में वो बड़ा हैंडसम दिखा और रही बात उसे एक्शंस की तो फिर वो तुम्हें बड़े अच्छे से ट्रीट करता है। रैनन को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता तो फिर डेजी बताने लगती है कि देखो वर्ड्स झूठ बोल सकते हैं लेकिन एक्शंस नहीं, उसके एक्शंस दिखाते कि वो तुम्हारी कितनी केयर करता है। रैनन बताने लगती है लेकिन मेरी तो अरेंज मैरिज हुई है, हम दोनों तो प्यार में भी नहीं है। डेजी बोलते कि प्यार में अभी नहीं हो ना, लेकिन धीरे धीरे तुम एक दूसरे को जानने लगोगे, जहाँ पर तुम लोगों के लिए वो प्यार डेवलप होने लगेगा। और मैं बता रही हूँ तुम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हो और ली की आंखों में मैं ऑलरेडी तुम्हारे लिए प्यार देख सकती हूँ। फिर बाद में वापस से वो लोग उस रूम में डिनर करने के लिए चले जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर ली को कॉल आता है तो वो बाहर चला जाता है, जहाँ पर रैनन उस ड्रिंक को ट्राई करती है और उसे उसका टेस्ट बड़ा पसंद आता है तो धीरे धीरे कर वो पूरा ड्रिंक ही पी जाती है। जाओ यहाँ पर उसे रोकना चाहता है लेकिन वो उसे कुछ बोल ही नहीं पाता। दूसरा डेजी तो बस मज़े लिए जा रही थी और तो डेजी एक्साइटेड थी कि आखिर इसके बाद होने जो वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इतने में यहाँ पर ली आ जाता है जो रैनन को देखता है एंड रैनन यहाँ पर पूरे नशे में होती है एंड ली फिर बाद में यहाँ पर जाओ को देखने लगता है। जाओ कहता है कि मैंने उसे ड्रिंक नहीं करवाया, वो खुद ब खुद पिए जा रही थी, मैंने रोकने का सोचा लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ को कैसे कुछ बोल सकता हूँ। तो फिर यहाँ पर डेजी बोलती है कि हाँ मैंने भी उसे कुछ नहीं कहा। बाद में ली यहाँ पर उसे उठाकर ले जाने लगता है, जहाँ पर रैनन का पैर फिसल जाता है एंड ली उसे संभाल लेता है। इसके बाद में वो लोग कार में बैठे होते हैं एंड रैनन उसके एकदम ऊपर बैठी होती है। ली यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि लगता है तुमने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है। रैनन कहते कि नहीं मैंने ज़्यादा ड्रिंक नहीं किया, मैंने तो बस
एक सिप मारी है। ली यहाँ पर सोचने लगता है कि आखिर मैं ऐसे क्या ही बोलूँ। इतने टाइम में वो लोग घर पर पहुँच जाते हैं और ली कहता है कि हम घर पहुँच चुके हैं। तो रैनन बोलते कि घर, ये तो बड़ा छोटा सा घर है, मेरा जो घर है ना वो बहुत बड़ा है, लेकिन तुम कौन हो। ली यहाँ पर उसे कुछ समझाता नहीं है और उसे उठाकर सीधा घर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर रैनन बोली जा रही थी। रैनन कहने लगती है कि तुम मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते, तुम्हें पता नहीं है कि मेरा हस्बैंड कौन है। एंड यहाँ पर ली उसे उसका मुंह बंद करने के लिए बोलता है और कहता है कि ध्यान से देखो। तो फिर बोलने लगती है मैं ध्यान से तुम्हें नहीं देखने वाली, मैं सिर्फ अपने हस्बैंड को देखती हूँ। अगर उसे पता चला कि तुमने मुझे टच किया तो फिर वो तुम्हें जेल में भेजेगा। इसके बाद में यहाँ पर ली उसके लिए मेडिसिन लेकर आ जाता है। तो फिर रैनन उसे आगे किए जा रही थी और फिर वो मेडिसिन को खा लेती है एंड उसे देखी जाती है। ली उसे बोलने लगता कि अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं कौन हूँ। रैनन कहते कि हाँ, तुम मेरे हस्बैंड हो। यहाँ पर तो रैनन ली को देखी जा रही थी, जहाँ पर वो उसे करीब जाती है और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो उसे किस करेगी, लेकिन यहाँ पर वो उसे किस करने के बदले उसे टीज करने लगती है। फिर रुक जाती है। ली कहता है कि तुमने ये जानबूझकर किया। रैनन बोलते कि हाँ, मैंने तुम्हें जानबूझकर टीज किया है। फिर बाद में वापस से वो दोनों एक दूसरे को देखते ही जाते हैं, जहाँ पर इस बार ली उसे सामने से किस करने लगता है। एंड यहाँ पर सुबह रैनन ये सपना देखते हुए उठ जाती है और सोचने लगती है कि आखिर मैं ऐसे सपने कैसे देख सकती हूँ। फिर बाप यहाँ पे वो अपने आप को कंसोल करने लगती है और खुद को समझाती है कि वो ऐसे सपने नहीं देख सकती। इसके बाद वो नीचे जाती है और ली उसे पूछने लगता है कि तुम ठीक तो या फिर तुम्हारा सर दुख रहा है। रैनन बोलते कि हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ, क्योंकि क्या है ना, मैं बहुत अच्छे से सोई हूँ और ऐसे भी कल रात को ड्रिंक करने के बाद तो मुझे कुछ याद ही नहीं है। ली यहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं याद है। तो रैनन कहते कि हाँ, क्यों। ली बोलता है कि कुछ नहीं और इतना बोलकर वो वहाँ से फिर चला जाता है। यहाँ पर रैनन को कॉल आ जाता है डेज़ी का, तो फिर वो वहाँ से चली जाती है। स्टाफ यहाँ पर ली को पूछने लगती है कि आखिर आपको पता है मैडम कहाँ गई है। ली यहाँ पर गुस्से में स्टाफ को ना बोल देता है और न जाने कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि रैनन को कल रात की बात याद ही नहीं होती। एंड रैनन यहाँ पर डेज़ी के साथ में एक होटल में होती है, जहाँ पर वो लोग कई सारे फोटोज निकाल रहे होते हैं। एंड इसी सेम होटल में जाओ भी होता है, जो कि ली का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए आया हुआ था मिस्टर जैक के साथ में। एंड यहाँ पर जैक जो है वो रैनन को देख लेता है, तो फिर जाओ को बोलने लगता है कि हम इस डील को किसी और दिन कंप्लीट करेंगे, फिलहाल मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। जहाँ पर वो चला जाता है रैनन से बात करने के लिए। यहाँ पर डेज़ी बोलने लगती है कि क्या तुम इसे जानती हो। दूसरा यहाँ पर जाओ होता है, जो कि ली को कॉल करके पूछने लगता है कि क्या मैडम मिस्टर जैक को जानती है। एंड ली को भी यहाँ पर खुद ब खुद कुछ पता नहीं होता। दूसरा यहाँ पर रैनन बोलने लगती है कि मैं हाँ, इस इंसान को कौन नहीं भूल सकता है, ये इतना बड़ा बॉय प्लेयर है कि मैं क्या बताऊँ, हर एक लड़की के साथ प्ले करना इसी का काम है। फिर यहाँ पर जैक बोलने लगता है कि देखो, मैं मानता हूँ पास्ट में मैंने बुरे काम किए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक और चांस डिजर्व नहीं करता हूँ। तो रैनन बोलते कि चांस की बात तो आती नहीं है, तुम मेरे एक्स हो और हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तो मेरे प्रेजेंट और मेरे फ्यूचर में तुम्हारा कोई काम नहीं है। यहाँ पर जैक बोलने लगता है कि देखो, मैं अपनी गलतियों को भी मानता हूँ कि मैंने तुम पर चीट किया, लेकिन मैंने उस लड़की को उस कंपनी से फायर कर दिया है, अब मेरा और उसका रिश्ता कुछ नहीं है। रैनन बोलते कि अगर नहीं भी किया होता तो इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम देख रहे हो मेरी शादी हो गई है। एंड यहाँ पर जैक उसका रिंग निकालने का कोशिश करता है, जहाँ पर रैनन गुस्सा हो जाती है। जैक उसे बोलने लगता है, रही बात रिंग की तो मैं तुम्हें इससे भी अच्छा डायमंड रिंग बना सकता हूँ और तुम्हें दिलवा सकता हूँ। रैनन को यहाँ पर गुस्सा आता है और वो जैक को गुस्से में आकर थप्पड़ मार देती है। इसके बाद में यहाँ पर जाओ आता है, जो कि रैनन को सिस्टर इन लॉ कर बोलने लगता है और कहता है कि सर ने आपको घर पे बुलाया है। जहाँ पर जैक को यकीन हो जाता है कि इसकी शादी तो सचमुच हो चुकी है। फिर यहाँ पर जाओ जैक को वार्निंग देने लगता है कि मैडम कोई नहीं है जिसे तुम टच कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। एंड यहाँ पर वो उसे फ्यूचर में अपना ध्यान रखने के लिए बोलकर रैनन को डेज़ी को वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद में जाओ यहाँ पर रैनन को छोड़ आता है, जहाँ पर रैनन जाओ को शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद में वो अंदर होती है, जहाँ पर ली उसे बुलाने लगता है। अली यहाँ पर सोफा पर एकदम डेविल की तरह बैठा होता है, जहाँ पर रैनन जाती है और कुछ बोलने वाली थी, लेकिन ली उसे ऊपर जाकर रेस्ट करने के लिए कहता है। दूसरा रैनन जाते जाते सोचने लगती है कि लगता है ये रात भर मेरा ही वेट कर रहा था। एंड यहाँ पर उसे ये जानकर बहुत खुशी होती है। इसके बाद में सुबह हो जाती है, जहाँ पर रैनन स्टाफ से पूछने लगती है कि आखिर ली कहाँ पर चला गया। स्टाफ कहते कि मास्टर तो सुबह सुबह ही बिजनेस ट्रिप के लिए निकल गए और उन्होंने कहा है कि अगर आपको अपने पुराने वाले अपार्टमेंट में रहना है तो आप वहाँ जाकर रह सकती हो, ताकि आपको चीज़ें मुश्किल ना लगे। फिर रैनन समझ जाती है कि ज़रूर ये मुझसे गुस्सा हुआ होगा।
जहाँ पर दूसरी ओर उसे याद आता है कि जाओ ने शायद से ली को कुछ बता तो नहीं दिया कि कल रात को मैं अपने एक्स से मिली थी। फिर बाद में यहाँ पर डेजी और मिनी से मिलती है और उन्हें सारी बातें बताती है। डेजी कहने लगती है कि मुझे तो लगता है वो जेलस फील कर रहा है। मिनी बोलने लगती कि हाँ देखो वो बिजनेस ट्रिप पर गया है और उसने तुम्हें टेक्स्ट भी नहीं किया। डेजी कहते कि हाँ शायद से वो तुम्हारे टेक्स्ट का इंतजार कर रहा है। तो फिर किसी का कॉल आता है तो उन्हें लगता है कि शायद से ली का कॉल होगा, लेकिन ये कॉल का तो जी का होता है जो कि उसका कजिन होता है। यहाँ पर उसका कजिन उसे सारी बातें बताने लगता है शायद को लेकर और कहता है कि ली बाजू में ही बैठा है, वो तुमसे बात करना चाहता है। ली यहाँ पर बोलने लगता है कि क्या हुआ तुम्हें, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है घर पर। रैनन को यहाँ पर अच्छा लगता है सुन के क्योंकि अभी बिल्ली उसकी फिक्र करता है। रैनन कहते कि नहीं मैं बस नॉर्मली पूछ रही थी, वो क्या है ना घर पे मैंने जो प्लांट लगाए थे उसमें बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स आए हैं तो मैं बस पूछा था कि तुम वापस आ कब रहे हो। दूसरा यहाँ पर मिनी फ़ोन छीन लेती है और अपने भैया को बोलने लगती है कि ये तो बस बहाने बना रही है, एक्चुअली में रैनन आपको कुछ ज़्यादा ही मिस कर रही थी, उसने खाया भी नहीं है और वेट तो उसका बहुत जल्दी जल्दी कम होता जा रहा है। फिर रैनन यहाँ पर फ़ोन ले लेती है जहाँ पर ली मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है और कहने लगता है कि तुम्हें प्रॉपर मील खाना होगा और अगर तुम्हें कोई गिफ्ट चाहिए तो तुम मुझे बता देना। रैनन कहते कि नहीं फिलहाल तो मुझे कोई गिफ्ट्स नहीं चाहिए। इसके बाद में कॉल कट हो जाता है एंड कॉल कट होने के बाद यहाँ पर जेजी और मिनी दोनों के दोनों मिमिक्री करके रैनन को यहाँ पर सताने लगते हैं। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर रैनन अपने टीम डिनर पर गई होती है एंड यहाँ पर वो लोग एक क्लब में होते हैं तो वह यहाँ पर लीन को भी क्लब का एड्रेस और सारी बातें बता देती है। फिर बाद में यहाँ पर उसे वॉशरूम जाना होता है जहाँ पर वो ली को टेक्स्ट ही किए जा रही थी और टेक्स्ट करते करते वो तो किसी और रूम में चली जाती है जहाँ के वो लड़के उसे छेड़ने लगते हैं और उसे रुकने के लिए बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जैक भी होता है जो उन लड़कों को रैनन से दूर करता है और रैनन को बोलता है कि तुम चाहो तो मेरे साथ बैठकर ड्रिंक कर सकती हो, लेकिन रैनन कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर जैक उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम खुद ब खुद यहाँ पर आई हो, अगर तुम इस ड्रिंक को पूरा पी लोगे तो फिर मैं तुम्हें पक्का परेशान नहीं करूँगा। एंड यहाँ पर रैनन एक ही सिप में पूरा का पूरा ड्रिंक पी जाती है जहाँ पर जैसे ही वो बाहर निकलती है उसे अचानक से चक्कर आने लगता है एंड यहाँ पर वह समझ जाती है कि उसमें कुछ मिलाया हुआ था जहाँ पर जैक उसके साथ में ज़बरदस्ती करने लगता है। रैनन उसे बोलने लगते हैं कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने तुम्हारी बात मानी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो मर्जी आए वो कर सकते हो। जैक यहाँ पर बोलने लगता है इसे ज़बरदस्ती थोड़े ना बोलते, मैं तो यहाँ पर अपना हक मानने आया हूँ। तो फिर रैनन बोलते कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें पता नहीं है मेरा हस्बैंड तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जैक बोलता है तुम्हारा हस्बैंड वो तो अभी यहाँ पर है ही नहीं और तुम कहाँ बड़ा अपने हस्बैंड की बात करने आए हो। इतने में यहाँ पर लीन उसी क्लब में होता है जहाँ पर वो रैनन को देख लेता है और यहाँ पर फटाक से आकर वो जैक को जोर से पंच मार देता है। फिर बाद में रैनन को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है एंड जैक यहाँ पर ली को देखकर पहचान जाता है। दूसरे यहाँ पर वो लोग कार में होते हैं जहाँ पर रैनन ली से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मैं उस रूम में जानबूझकर नहीं गई थी, मैं गलती से चली गई थी और मुझे पता भी नहीं था कि वो यहाँ पर हो सकता है। ली बोलने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ तुमसे गलती हो गई होगी, तुम्हें अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर रैनन उसे हक करने लगती है जहाँ पर उसे डर लग रहा था तो ली उसे बोलता है कि तुम डरो मत, हम बहुत जल्दी घर पर पहुँच जाएंगे और ऐसे भी मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ। इसके बाद में वो उसे लेकर घर पर आ जाता है जहाँ पर वो उसे वेट करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर रैनन डरने के लिए कहती है। ली बोलता है कि मैं बस मेडिसिन लेकर वापस आ रहा हूँ एंड वो उसके लिए मेडिसिन लेकर आ जाता है। फिर बाद में वापस से वो चला जाता है। रैनन यहाँ पर सोचने लगती है कि जितना मुझसे करीब होता जा रहा है मैं उतना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। फिर बाद में वो उसे लेकर बाथरूम चला जाता है जहाँ पर वो बाथटब में होती है और अपने हॉटनेस से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग बाहर आते हैं जहाँ पर रैनन सोचने लगती है कि न जाने कि मुझसे तो कंट्रोल हो ही नहीं रहा है। फिर बाद में यहाँ पर वो उठती है, लियो से कहने लगता है कि मैंने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया है और वो कुछ ही समय में आती होगी। फिर यहाँ पर रैनन अपने आप को बहुत होल्ड बैक करने का ट्राई करती है, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर वो ली को किस करना शुरू कर देती है जहाँ पर उनके बीच में एक इंटेंस सीन हो जाता है। लेकिन इसके पहले कि कुछ आगे बढ़े शीन वहाँ पर आ जाती है एंड शीन डॉक्टर होती है जहाँ पर वो रैनन को चेकअप करने लगती है एंड कहती है कि कुछ ज़्यादा सीरियस बात नहीं है, ये तो नॉर्मल ड्रग है जिसे दिया गया है। फिर यहाँ पर रैनन को कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती है। यहाँ पर रैनन मन में सोचने लगती है कि सब कुछ अच्छे से जा रहा था और डॉक्टर यहाँ पर आ गए। रैनन को तो यहाँ पर मेडिसिन लेने का मन भी नहीं करता। फिर डॉक्टर वहाँ से उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती है जहाँ पर रैनन सो जाती है और यहाँ पर जैसे रैनन सोती है उसे सपना आने लगता है जो कि उसके बचपन का एक सपना होता है जहाँ पर वो एक
लड़के को रुकने के लिए बोली थी, लेकिन वो लड़का कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अभी किसी को तो लेकर यहाँ पर जल्द से आता हूँ। दूसरों यहाँ पर रानन सपना देखते देखते बहुत ज़्यादा ही डरने लगती है, जहाँ पर ली उसे उठाने की कोशिश करता है। फिर रानन उठती है तो वो सीधा रोने लगती है। ली बोलता है कि कोई बात नहीं, ये तो बस एक बुरा सपना था, लेकिन रानन बोलती कि नहीं, ये सपना ही नहीं था, और इतना बोलकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और फिर यहाँ पर ली उसे कंसोल करने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो धीरे धीरे उसे सुलाने लगता है। और इसके बाद में यहाँ पर सुबह हो जाती है, जहाँ पर रानन को कुछ दिमाग में आने लगता है एंड वो ओवर थिंक करने लगता है। एंड यहाँ पर ली उसे पूछने लगता है कि क्या तुम मुझसे ज़्यादा ही डरती हो, और रानन यहाँ पर उसे ना बोलती है, लेकिन वो उसके साथ आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाती है। तो फिर यहाँ पर ली उसका फेस उसकी तरफ करता है, जहाँ पर उनकी क्लोजनेस वापस से बढ़ जाती है एंड ली उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है एंड रानन भी यहाँ पर उसे खुद ब खुद किस करने लगती है। फिर ली उसे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कभी भी बुली नहीं करूँगा और ना ही बुली होने दूंगा, ब्रेकफास्ट के लिए तुम रेडी हो जाओ। उसके यहाँ से जाने के बाद रानन मन में हंसने लगती है और सोचती है कि जब जब मैं ड्रिंक करती हूँ तब तो एकदम अलग ही माहौल बन जाता है। एंड यहाँ पर दोपहर के टाइम पे वो वापस से सोचने लगती है कि क्यों ना मैं वापस से ड्रिंक करके देखूँ, लेकिन इतने में यहाँ पर लिया जाता है। तो फिर रानन डर जाती है और कहती है कि मैं तो बस एक्सपायरी चेक कर रही थी। फिर ये बोलता है कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहेगा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। एंड यहाँ पर रानन गिफ्ट को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है, जहाँ पर वो उसे हक करने के लिए आगे तो बढ़ती है लेकिन रुक जाती है। एंड ली बाब ने अपनी खुद की बाहें खोलता है और उसे हक करने के लिए बुलाता है, तो वो उसे हक करती है और उसे गिफ्ट के लिए शुक्रिया अदा करती है एंड फटाक से उसे एक क्विक सी किस देकर वहाँ से भाग जाती है, जहाँ पर ली भी मुस्कुराने लग जाता है। इसके बाद यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर रूम में लीन आ जाता है। तो रानन उससे पूछने लगती है कि आज रात तुम यहीं पर सोओगे। तो लीन बोलता है कि आज रात ही क्यों, मैं हर दिन यहीं पर सोऊंगा। एंड यहाँ पर बाद में वो दोनों के बीच में किस होने लगता है, जहाँ पर किसन सिंह के बाद में रानन बहुत खुशी खुशी उसे हक करती है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट डे आ जाता है, जहाँ पर मिनी उसे कॉल कर मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन रानन कहते कि नहीं, मेरे पास और भी इम्पोर्टेंट काम है। जहाँ पर रानन टिफिन बॉक्स लेकर ड्राइवर को सीधा ऑफिस चलने के लिए कहती है एंड वो यहाँ पर ऑफिस में आ जाती है, जहाँ पर वो ली के साथ साथ शीन को भी देखती है। रानन कहने लगती है कि मैं तो बस तुम्हारे लिए लंच लेकर आई थी, मुझे नहीं पता था कि शीन यहाँ पर होगी, वरना मैं उनके लिए भी लंच लेकर आती। फिर यहाँ पर वो शीन को अपना नाम बताती है, जहाँ पर शीन को तो उसका नाम पहले से ही पता था, लेकिन न जाने क्यों शीन उसका नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर बाद में वो उससे पूछते कि आखिर तुम बॉर्न कहाँ पर हुई थी, एंड रानन उसे सब कुछ बताते हुए उसे थैंक यू भी बोलने लगती है। फिर शीन यहाँ पर आती है और उसे कहने लगती है कि तुम चाहो तो तुम मुझे मेरी परी से बुला सकती हो। रानन को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। फिर बाद में यहाँ पर शीन उसे हक करने लग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर रानन उसके हाथ में लगे ब्रेसलेट के बारे में पूछने लगती है, तो शीन कहती है कि ये किसी स्पेशल पर्सन ने मुझे दिया हुआ है, एंड वो सीधा ली की ओर देखती है। रानन को यहाँ पर डाउट जाने लगता है। रानन मन में सोचने लगती है कि ये जितने अच्छे से मुझसे बात कर रही है, इतनी अच्छी वो मुझे लगती नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर शीन कहते कि मैं तुम दोनों को बात अकेला करने के लिए यहाँ से जाने लगती हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर रानन ली की तरफ देख रही थी। ली कहते कि हम घर चलते हैं, एंड रानन उसे बस हाँ बोलकर उसके साथ घर जाने लगती है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर रात होती है, एंड सभी लोग यहाँ पर ली को उसके बर्थडे के लिए विश करने लगते हैं। एंड रानन यहाँ पर उसे कहती है कि कैंडल ब्लो करने से पहले कुछ विश मांगना मत भूलना, जहाँ पर ली कहता है कि मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ जो विश मांगता रहूँगा। एंड सभी लोग यहाँ पर उसे विश मांगते हुए कैंडल ब्लो करने के लिए कहते हैं, जहाँ पर ली अपनी विश मांग कर रहने लगता है कि मेरी विश तो ऑलरेडी पूरी हो गई, जहाँ पर मेरी विश तुम थी। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो दोनों साथ में केक को कट करते हैं और बाद में वो लोग बेडरूम में चले जाते हैं, जहाँ पर ली उसे किस करने लगता है, लेकिन रानन पीछे हट जाती है। तो ली उसे पूछता है कि क्या मुझसे कुछ गलती हो गई, एंड रानन यहाँ पर उसे ना बोल देती है, एंड वो भी उसे किस करना शुरू कर देती है। एंड यहाँ पर उनका किस कुछ ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, जहाँ पर ये किस मेकआउट में बदल जाता है। फिर इसके बाद में सुबह हो जाती है, जहाँ पर रानन कॉल लगा लेती है अपने साइकियाट्रिस्ट को और उसे बताने लगती है कि बहुत समय से मुझे मेरे पास तो ख्याल आया ही नहीं है, लेकिन कुछ वीक पहले मुझे वो चीज़ याद तो आई थी, लेकिन फ़िलहाल मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ और मुझे वो दिन अब कुछ ज़्यादा याद नहीं आते और ना ही ट्रॉमेटाइज करते हैं। रानन यहाँ पर से पेड़ पे से गिरते हुए एक लीफ को नोटिस करती है और मन में सोचने लगती है कि ऑटम अब वापस से चालू हो चुका है, और हमें पता चलता है कि रानन के साथ जो कुछ भी हुआ था बचपन में वो इसी ऑटम के सीज़न के समय पर हुआ था। एंड यहाँ पर लिया आ जाता है, जो उसे पूछने लगता है कि आखिर इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एंड रानन उसे सारी बातें बताने लगती
लगती है। रैनन वहाँ से जाती है तो ली को किसी का तो कॉल आता है जो उसे कहने लगती है कि मैं बस उसे क्लास पर मिलना चाहती हूँ और उसके बाद मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं उसे कभी नहीं मिलूंगी। एंड ली उसे अप्रूवल दे देता है। इसके बाद में यहाँ पर रैनन ली के स्टडी रूम में चली जाती है जहाँ पर उसे एक वाइट कलर का बॉक्स मिलता है और वो उसे देखने लगती है जिसके अंदर वो ब्रेसलेट रखा हुआ होता है। एंड वो सेम ब्रेसलेट वही होता है जो कि शीन ने पहना हुआ था। साथ साथ यहाँ पर शीन की कई सारी फ़ोटोज़ भी होती है एंड उन फोटोज़ के पीछे में लव वाली चीज़ें लिखी होती है जहाँ पर रैनन को ली और शीन पर शक जाने लगता है कि कहीं वो लोग एक दूसरे को अभी भी प्यार तो नहीं करते। एंड यहाँ पर ली भी आ जाता है तो फिर फटाक से वो उस बॉक्स को बंद कर ली को देकर वहाँ से बहाना मारकर चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर ली रैनन के लिए एक ब्रेसलेट लेकर आया होता है। रैनन इस ब्रेसलेट को देखकर ज़्यादा खुश नहीं होती और ली समझ जाता है और उसे पूछने लगता है कि मैंने तुम्हें देखकर समझ में आ रहा है कि तुम किसी चीज़ को तो लेकर ओवर थिंक कर रही हो। एंड बाद में रैनन यहाँ पर उसे बताने लगती है कि उसने उस बॉक्स को खोल कर देखा है और उसमें फ़ोटोज़ और सारी चीज़ें थी। रैनन यहाँ पर उसे कहती है कि क्या तुम मेरे लिए एक नीटेड वाला शॉल बना सकते हो, लेकिन ली मना कर देता है। तो कहती है कम से कम तुम खुद के हाथ से ब्रेसलेट तो बना सकते हो। ली कहता है कि मुझे ये सब करना नहीं आता। रैनन बाद में बोलने लगती है लेकिन उस बॉक्स में तो मैंने उस ब्रेसलेट को देखा हुआ था। ली कहता है कि तुम्हें लगता है वो ब्रेसलेट मैंने बनाया होगा। रैनन कहते हैं कि हाँ तुम दोनों पास में लवर जो रह चुके हो। ली बोलता है कि तुम्हें लगता है कि हम दोनों लवर्स हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि वो बॉक्स मैंने उसके लिए अभी तक संभाल कर रखा है तो मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूँ वो बॉक्स मुझे बिलोंग नहीं करता। वो बॉक्स शीन के लवर को बिलोंग करता है जो कि 10 साल पहले इस दुनिया से चल बसा था। यहाँ पर रैनन को बाद में ली एक एक कर सारी सच्चाई बताने लगता है लेकिन वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। जहाँ पर रैनन ली से माफ़ी मांगने लगती है तो ली उसे बोलता है कि कभी भी तुम्हें कुछ डाउट हो तो सबसे पहले मुझसे बात करो और उसे क्लियर करना, उसके बाद ही कुछ ओवर थिंक करना। एंड यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दूसरा यहाँ पर रैनन चली जाती है ग्रेवयार्ड पे जहाँ पर वो अपने सगे वाले भाई से मिलती है एंड वो उसकी यादों में रोने लगती है और उसे कहती है कि मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। फिर हमें पास का सीन भी बताया जाता है जहाँ पर जो लड़का डूब रहा होता है वो कोई और नहीं बल्कि उसका भाई ही था एंड वो उसे बचा भी नहीं पाए। दूसरा यहाँ पर ली भी होता है जो उसे देख लेता है। फिर बाद में वो भी वहाँ पर उसके भाई को ग्रेवयार्ड के यहाँ पर ग्रीट करने के लिए चला जाता है। इसके बाद यहाँ पर रैनन बीच साइड में चली जाती है जहाँ पर एक लड़की डूब रही होती है एंड यहाँ पर कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा होता क्योंकि किसी को भी यहाँ पर स्विमिंग नहीं आती है। दूसरा यहाँ पर उसका भाई आता है, साथ साथ में एक आंटी आती है जो कि उसकी मम्मा होती है। तो फिर यहाँ पर वो लोग अपनी बहन के बारे में पूछने लगते हैं जहाँ पर रैनन उसे उसका फोटो दिखाती है एंड तुरंत ही उसका भाई उस पानी में कूद जाता है और जाकर अपनी बहन की जान बचा लेता है। यहाँ पर उसकी मम्मा उसकी बहन को बहुत चिल्लाती है और कहने लगती है कि अगर तुम पानी में नहीं तैर सकती हो तो तुम्हें पानी के करीब जाने की क्या जरूरत थी, तुम्हें भी पता है लहर कितनी जोर से आती है जो तुम्हें लेकर जा सकती थी। एंड यहाँ पर उसकी बेटी उससे माफ़ी मांगने लगती है। दूसरा यहाँ पर रैनन बहुत खुश होती है कि उस लड़की की जान बच गई। इसके बाद में वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं लेकिन यहाँ पर रैनन को वापस से ट्रॉमा वाली बातें याद आने लगती है क्योंकि ठीक इसी तरह उसका भाई पानी में डूब रहा होता है लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता। यहाँ पर उसे खुशी तो होती है कि लड़की बच गई लेकिन उसे बाद में सारी बातें याद आने लगती है जहाँ पर वो वापस से अपने पास में चली जाने लगती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करे। लेकिन इतने में ली यहाँ पर उसे ढूंढता हुआ आ जाता है जहाँ पर वो उसके साथ में बात करने लगता है और वो उसे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं सही वक्त पर किसी को वहाँ पर लेकर नहीं आया। रैनन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। इसके बाद में यहाँ पर रैनन को क्लिक होता है कि वो लड़का जो उसे मदद करने के लिए आया था वो कोई और नहीं बल्कि ली ही होता है जो कि किसी की मदद पुकारने के लिए चला गया था। यहाँ से रैनन चली जाती है वापस ग्रेवयार्ड पे जहाँ पर ली भी उसके पीछे पीछे चुपचाप चला जाता है एंड यहाँ पर रैनन उसे पूरी की पूरी स्टोरी बताने लगती है जहाँ पर ली उसे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मैं गया तो था मदद मांगने लेकिन वो एकदम रात का समय था जहाँ पर कोई भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। रैनन यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उस समय मेरे साथ थे जहाँ पर तुमने मुझे अंदर जाने से मना किया वरना मैं अपनी भी जान खो बैठती। एंड यहाँ पर बाद में वो उसे हक करने लगती है तो फिर ली भी उसे हक करता है। ली उससे पूछता है फिर क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। रैनन कहते कि फ़िलहाल तो नहीं। ली कहता है कि देखो अगर तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम खुद के डिसीजन से बना सकती हो, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता और तुम्हें स्ट्रेस में नहीं लाना चाहता, लेकिन अगर तुम मुझसे पूछोगी तो मैं तुम्हें अपनी लाइफ में ज़रूर चाहता हूँ। रैनन यहाँ पर कहती है कि मैंने तुमसे एक बार भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँगी, मैं बस थोड़ी सी ट्रॉमेटाइज हो गई थी।
इसके बाद में यहाँ से वो लोग चलते हुए जाने लगते हैं, जहाँ पर रैनन उसे लाइटर मांगती है और उसे फूंक मार देती है और कहते कि याद है बचपन में तुमने ऐसा एक बार किया था। फिर वो उसे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें पता कब चला कि मैं वही लड़की हूँ। फिर यहाँ पर लियो उसे एक एक करके सारी बातें बताने लगता है, जहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम्हारे मॉम डैड अब्रॉड गए थे और मेरे मॉम डैड तुम्हारे मॉम डैड को ऑलरेडी जानते थे, लेकिन मुझे लगा था कि तुम मुझे देखोगी तो तुम मुझे पहले से ही पहचान जाओगी। पर फिर बाद में मैंने तुम्हें घर पर पहली बार देखा और मैं पहचान गया कि तुम वही बचपन की लड़की हो। लेकिन यहाँ पर मुझे अच्छे से पता है तुम्हारी नज़र हान की तरफ थी और तुम्हें उस पर क्रश था। और यहाँ पर वो शर्माने लगते वो कहती है कि मैं खुद हान को लेकर कंफ्यूज थी। और यहाँ पर बीच रास्ते में ही हमें कार को देखते हैं जो कि शीन को होती है। रैनन के मन में वापस से हेजिटेशन आने लगता है कि अगर इतनी रात को ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो फिर शीन बोलते कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ, ना कि ली से। और यहाँ पर वो रैनन को स्माइल करने के लिए बोलती है और वापस से यहाँ पर शीन उसे हक करने लगती है। वो ऐसा कर रही होती है कि जैसे वो उसे बहुत पहले से जानती हो और वो उसकी अपनी ही हो। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर रैनन अपना फ़ोन देख रही होती है एंड ली फिर वहाँ पर आ जाता है। रैनन यहाँ पर ली से पूछने लगती है कि आखिर तुम और शीन एक दूसरे को कब से जानते हो। तो ली कहता है कि हम तो एक दूसरे को बचपन से ही जानते हैं। फिर बाद में रैनन उसे पूछती है कि क्या बचपन में या फिर अभी उसी कोई छोटी सिस्टर हुआ करती थी जो मेरी जैसी दिखती थी। ली कहता है कि नहीं, वो तो अपने घर की एक लौती बेटी है। फिर वो पूछती है कि क्या पता उसकी कोई फ्रेंड हो। तो ली कहता है कि नहीं, वो हमेशा एक टॉम बॉय जैसी रही है, तो इसकी मेल फ्रेंड्स कुछ ज़्यादा है। तो फिर बाद में ली पूछता है कि तुम आखिर ये सारे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो। रैनन उसे कहने लगती है क्योंकि वो जब भी मुझे मिलती है वो ऐसा बिहेव करती है कि जैसे वो मुझे बहुत पहले से जानती हो। तो मुझे लगा कि शायद मेरे जैसे दिखने वाली किसी लड़की को वो जानती हो और वो दोनों बहुत पहले से क्लोज हो। ली कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन शायद से ये भी हो सकता है। इसके बाद में यहाँ पर रैनन शीन को लेकर छानबीन करने लगती है, जहाँ पर उसे उसकी होमरूम टीचर का कॉल आता है। बाद में वहाँ पर वो बताने लगती है कि मेरी बात कुछ दिनों पहले शीन से भी हुई थी, उससे कहा था कि वो तुमसे मिली है। यहाँ पर रैनन को कुछ कुछ याद आने लगता है और वो उसे पूछते है कि शीन क्या वो हमारे स्कूल में थी। एंड उसकी होम टीचर कहने लगते कि हाँ, तुम्हें पता है ना वो तुम्हारे भाई की कितनी अच्छी दोस्त थी। फिर बाद में यहाँ पर रैनन को पास की बात याद आती है, जहाँ पर जब वो हॉस्पिटल में थी तभी एक और लड़की उससे मिलने के लिए आई थी, लेकिन वो अंदर जाने से बहुत हेजिटेट कर रही थी। तब जाकर उसे पता चलने लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं और वो लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। फिर बाद में यहाँ पर रैनन ली के पास चली जाती है, जहाँ पर ली उसे सच्चाई आज बताने ही वाला था, लेकिन रैनन खुद ब खुद यहाँ पर उसे पूछने लगती है। ली उसे बोलने लगता है कि लगता है तुम्हें पहले से सब कुछ पता चल गया। रैनन कहती है कि हाँ, मुझे पता चल गया, तभी मैं सोचूं कि वो मुझसे इतना ज़्यादा क्लोज क्यों समझती थी। एंड यहाँ पर रैनन भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, जहाँ पर उसे शीन के लिए भी बहुत ज़्यादा दुख होने लगता है। फिर बाद में यहाँ पर ली उसे सारे फ़ोटोज़ देता है और कहता है कि ये सारे फ़ोटोज़ किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे भाई ने ही उसके लिए खींचे थे, और ये ब्रेसलेट ये तुम्हारे भाई ने ही उसके लिए बनाए थे। बाद में यहाँ पर ली रैनन से बोलने लगता है कि अब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है, तो मैं तुम्हें एक और सीक्रेट बताना चाहता हूँ कि ओरिजिनली तुम्हारी शादी पहले हान के साथ ही फिक्स हुई थी। एंड मेरी मम्मा मुझे इस बारे में बता रही थी, जहाँ पर मैंने ही इस शादी को इंटरप्ट किया था। और हमें पास का सीन भी बताया जाता है, जहाँ पर आंटी ली से वो सारी बातें शेयर कर रही होती है। एंड यहाँ पर ली बाद में बातों को घुमाकर रैनन के साथ में अपनी शादी फिक्स करवा देता है। रैनन यहाँ पर बोलने लगती है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हें मेरे लिए बुरा लगता होगा, इसलिए तुमने मुझसे शादी की, लेकिन लगता है मैं तुम्हारी चाइल्डहुड क्रश थी। एंड यहाँ पर ली भी वो सारी बातों को एक्सेप्ट करने लगता है। फिर बाद में वो उसे टेबल पर बैठाता है, जहाँ के उनके बीच की क्लोजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। एंड ली उसे बाद में किस कर देता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे वो लोग ग्रेवयार्ड में चले जाते हैं, जहाँ पर हम शीन को देखते हैं। एंड शीन यहाँ पर उसके ग्रेवयार्ड को क्लीन कर रही होती है, जो कि उसके अलावा का होता है। फिर बाद में यहाँ पर रैनन भी उसे देखती है एंड उसे समझ जाती है कि हर बार जब भी वो ग्रेवयार्ड का क्लीनिंग के लिए आया करती थी, वो हमेशा सोचती थी कि आखिर उसके भाई का ग्रेवयार्ड हमेशा क्लीन कैसे रहता है। फिर बाद में यहाँ पर वो शीन को वो बॉक्स दे देती है, जहाँ पर शीन उस बॉक्स में से ब्रेसलेट्स और फोटोज सभी को निकालने लगती है। एंड हर एक फ़ोटोज़ के पीछे एक हिडन मैसेज होता है, जहाँ पर शीन एक एक चीज़ें पढ़कर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। रैनन भी उसे हक करती है और उसे माफ़ी मांगने लगती है, कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, सबसे पहले तो मुझे तुम पर कुछ और ही शक गया था और मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड कर लिया था।
और मेरी वजह से ये सब हुआ है। लेकिन यहाँ पर शीन बोलती है कि तुम खुद को क्यों दोषी ठहरा रही हो, तुमने तो अपने भाई की जान बचाने की पूरी कोशिश की, अब किस्मत में जो लिखा है वो तो अलग ही बात है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग ग्रैंडपा को देखते हैं। ग्रैंडपा यहाँ पर लास्ट टाइम रैनन से मिलने के लिए आए होते हैं एंड वो उसे बता रहे होते हैं कि मैं अब्रॉड वापस जा रहा हूँ। एंड यहाँ पर रैनन कहती है कि मैं ली के साथ बहुत खुश हूँ। तब जाकर ग्रैंडपा को सेटिस्फैक्शन फील होता है एंड वो वहाँ से अब्रॉड के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद में रैनन यहाँ पर अपनी ऑफिस लाइफ में वापस आ जाती है, जहाँ पर वो लोग काम करने लगते हैं एंड यहाँ पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली मीटिंग चल रही होती है। तो फिर उसका कलीग उसे बोलने लगता है कि लगता है तुम्हें पता नहीं है, मैनेजर मियाँ ने लास्ट मोमेंट पे सारे स्क्रिप्ट्स को चेंज कर दिया है। रैनन बोलते हैं कि ये सब कैसे। दूसरा यहाँ पर मियाँ आ जाती है जो कि उन्हें स्क्रिप्ट्स को लेकर बताने लगती है एंड यहाँ पर उनकी एक और कलीग होती है जो कि मियाँ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। रैनन भी यहाँ पर मियाँ को बोलने लगते हैं कि अगर मेहनत मैंने की है और चीज़ें हमने बनाई है तो सारी की सारी स्क्रिप्ट चेंज क्यों हो रही है और वो किसी और के नाम पर क्यों लॉन्च हो रही है। मियाँ बोलने लगते कि देखो काम ऐसे ही होता है, अगर तुम्हें करना है तो करो, मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ। एंड यहाँ पर वो मीटिंग कुछ ज़्यादा ही आर्ग्यूमेंट से बदल जाती है। इसके बाद में यहाँ पर मैनेजर आते हैं जो कि मियाँ से बात करने लगते हैं एंड मियाँ उन्हें सारी बातें बताने लगती है, जहाँ पर मैनेजर भी मियाँ से बहुत गुस्सा हो जाता है। इसके बाद में रैनन घर पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रही होती है अपनी जॉब को लेकर। तो फिर यहाँ पर लीना से बोलने लगता है कि कुछ बात है तो तुम शेयर कर सकती हो। रैनन बोलते कि कुछ नहीं, बस मैं थोड़ी सी थक गई हूँ। तो फिर वो बोलने लगता है कि ठीक है चलो हम जिम जाते हैं और जाकर एक्सरसाइज करते हैं, जहाँ पर रैनन योगा कर रही होती है तो लीना एक्सरसाइज। इसके बाद में लीना से लेकर चला जाता है घर पे, जहाँ पर वो लोग कडल कर एक दूसरे के साथ में सोने लगते हैं। इसके बाद में रैनन यहाँ पर नेक्स्ट डे घर पर होती है तो डेज़ी ने उसे गिफ्ट भेजा होता है जिसके अंदर नाइट सूट होता है, जिसे देखकर रैनन शॉक होकर सीधा बाथरूम में चली जाती है एंड डेज़ी को कॉल कर सुनाने लगती है एंड लीन यहाँ पर उसे वो नाइट सूट देने लगता है, जहाँ पर रैनन उसे फाइनली पहनकर बाहर आ जाती है एंड फिर उनके बीच में मेकआउट हो जाता है एंड ये मेकआउट सीधा एक नाइट में बदल जाता है, जहाँ पर वो सुबह उठती है तो लीन सीधा काम पर चला जाता है। रात को लीन के लिए कॉफ़ी लेकर तो आती है, लेकिन ली उसे बुरे लगता है कि अगर तुम्हें नींद आ रही तो तुम सो जाओ, मुझे बहुत सारा काम है। यहाँ पर वो सुबह उठती है तो वापस से ली वहाँ पर नहीं होता, तो फिर उससे गुस्सा आने लगता है कि आखिर जो इतना क्या बिजी हो गया है काम में एंड वो अपनी बेस्टियों से मिलने लगती है, जहाँ पर वो उन्हें सारी बातें बताती है। इसके बाद में वो घर पे वापस आती है, जहाँ पर वो लोग एक दूसरे को टेक्स्ट करते हैं एंड रैनन यहाँ पर उसे साफ साफ लिख देती है कि मेरे कमरे में आने की कोशिश ही मत करना। एंड यहाँ पर लिया जाता है, जहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगने लगता है और रैनन यहाँ पर मनी मन मुस्कुराती है लेकिन उसे माफ़ नहीं करती। तो ली बोलता है कि ठीक है तुम जो चाहोगी मैं वो करने के लिए रेडी हूँ एंड यहाँ पर वो उसे किसेस देने लगता है, जहाँ पर रैनन उसकी बातों को मान लेती है और उसे माफ़ भी कर देती है। इसके बाद में हम यहाँ पर एक सीन को देखते हैं, जहाँ पर रैनन रात के समय पर उसी एरिया में गई होती है जहाँ पर उसके भाई की डेथ हुई थी। वो यहाँ पर इसके लिए आई होती है ताकि वो सारे ट्रॉमा से एक बार फिर से हील हो चुके, लेकिन यहाँ पर वो एक बच्चे को डूबता हुआ देखती है, जहाँ पर वो फटाक से जाकर उसे बाहर निकालती है और उसकी जान बचाती है एंड इतने में उसके मॉम डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो उस बच्चे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। साथ साथ वो लोग रैनन को थैंक यू भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर रैनन बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाती है, जहाँ पर वो उससे हिली नहीं हो पा रही थी और वहीं पर वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद में रैनन हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर उसे सपने आ रहे होते कि उसका भाई अभी भी डूब रहा है और वो उसी उम्र का है, लेकिन रैनन अभी उस सेम एज की है जहाँ पर वो उसे बचा नहीं पा रही है। एंड वो फिर बाद में यहाँ पर अचानक से उठती है डर के मारे, जहाँ पर ली उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। इसके बाद में वो चली जाती है मिनी और डेज़ी के साथ में, जहाँ पर वो लोग ढेर सारी बातें करते हैं एंड यहाँ पर तो वो ड्रिंक करना शुरू भी कर देती है और वो कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर घर पर आ जाती है, जहाँ पर ली उसके लिए मेडिसिन लेने जाता है तो रैनन सीधा नीचे ही गिर जाती है और ली बहुत टेंशन में आ जाता है क्योंकि सिर्फ नीचे गिरने से वो बेहोश हो गई थी। तो वो उसे लेकर डॉक्टर के पास में चला जाता है। डॉक्टर यहाँ पर उसे कह देता है कि तुम्हें जाकर एक स्पेशल चेकअप करवाना होगा, जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट वाला चेकअप होता है। यहाँ पर रैनन प्रेगनेंसी वाली चीज़ को सुनकर ही तो शर्माने लगती है। ली कहता है कि शर्माओ मत, अभी भी वक्त है, अभी तक हमें कुछ रिजल्ट्स पता नहीं चले हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग चेकअप करवाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि रेगनेंट तो प्रेगनेंट है। इसके बाद में यहाँ पर वो दोनों के बीच में छोटा सा फाइट हो जाता है कि उन्हें बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल। एंड हम यहाँ पर सीधा 9 मंथ्स के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर तो अब ग्रैंडपा भी अब्रॉड से आ गए होते हैं
अपने होने वाले ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर से मिलने के लिए। एंड उन्हें ग्रैंड डॉटर हुई होती है, जहाँ पर ली उस बेबी को देखकर बहुत खुश होता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग रूम में चले जाते हैं उस बेबी को लेकर रानन से मिलने के लिए। एंड ली यहाँ पर उसे एक नेकलेस देता है और कहता है ये स्पेशली मैंने मेरी बेटी के प्रोटेक्शन के लिए बना है और तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए। फिर यहाँ पर वो उसे कन्फेस करने लगता है कि मैं तुम्हें और मेरी बेटी तुम दोनों को हमेशा खुश रखूँगा। फिर इसी सीन के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।